हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बड़े अच्छे होंगे। तो देखो, कल के वीडियो में हम लोगों ने एसी चैप्टर के अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किए थे और आज फिर उसी चैप्टर के कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किए थे और आज हम 11वां एक डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको करने में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये सवाल है जिसमें दिया है कॉइल, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपके सामने जो है ये हमारा एक कॉइल है, ये हमारा कैपेसिटर है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। सबकी वैल्यूज़ देखो दे रखी है कि कैपेसिटर हमारा जो है 2 माइक्रोफैरड का है, कॉइल हमारा 100 मिली हेनरी का है और रेजिस्टेंस हमारा 400 ओम का है। इसके वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज है लिखा है V0 sin 1000t प्लस फाई नॉट। सवाल में पूछा है फेज लैग या लीड बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज, कि फेज हमारा क्या होगा LCR सीरीज सर्किट में। तो हमने कहा कि भाई देखो, जब LCR सीरीज सर्किट है तो जब पहला सोल्यूशन हमसे पूछा गया कि फेज, तो हमने कहा फेज की जो वैल्यू होती है फेज यानी कि tan फाई बराबर हमारा फॉर्मूला क्या आता है कि XL माइनस XC अपॉन R। ठीक है, XL माइनस XC अपॉन R। और अब हमें XL निकालना पड़ेगा। अब XL की वैल्यू होती है ओमेगा L और XC भी निकालना पड़ेगा। XC की वैल्यू होता है 1 अपॉन ओमेगा C। तो ये XL कैसे निकालेंगे और XC कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी जनरल इक्वेशन वोल्टेज की दे रखी है, इसको, ये जो हमारी इक्वेशन दे रखी है इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लो। कैसे कंपेयर करोगे, देखो हमने लिखा V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई मान लिया। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू यहाँ देखो 1000 लिखा है, नहीं ओमेगा की जगह यहाँ 1000 लिखा है, तो ओमेगा की वैल्यू हमको मिल गया कि नहीं मिल गया। अब जब ओमेगा हमको मिल गया, कितना मिल गया, ओमेगा 1000 मिल गया, तो अब हम XL निकाल सकते हैं क्योंकि L की वैल्यू हमारे पास है। सिमिलरली XC निकाल सकते हैं हम, ओमेगा की वैल्यू मिल गया, C की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। जब ये वैल्यूज़ यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे, सोल्व करेंगे और यहाँ से सोल्व करके क्या निकाल लेंगे, फाई की वैल्यू निकाल लेंगे। और इसमें जो होगा LCR में वो लीड करता है, हमारा वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है करंट से। ठीक है, जो भी हमारी वैल्यू आ जाए। अब हमारे पास दूसरा सवाल इसमें पूछा हुआ है कि भाई एडिशनल वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपेसिटर बाय विच पावर फैक्टर बिकम्स यूनिटी। ठीक है, कि इसमें इस सर्किट में एडिशनल कैपेसिटर की वैल्यू बताओ जिससे कि पावर फैक्टर हमारी यूनिटी हो जाए। अब देखो पावर फैक्टर हम किसको बोलते हैं, कॉस फाई को बोलते हैं। पावर फैक्टर हम किसको लिखते हैं, कॉस फाई को, यानी कि कॉस फाई की वैल्यू या कॉस थीटा कह लो, कॉस थीटा को। ठीक है, या तो उस केस में हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 यूनिटी होनी चाहिए। अब कॉस थीटा की वैल्यू यूनिटी के लिए हमें थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 डिग्री। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा XL XC के बराबर हो जाए। ठीक है, ये तभी वैल्यू पॉसिबल है जब हमारे पास क्या किसके बराबर हो जाए, XL और XC आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, इन दिस केस अब हमारे पास वोल्टेज और करंट एक दूसरे पर लाई करने लगते हैं और कॉस फाई की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है। अब देखो, तो XL तो हम लिख लेंगे ओमेगा L और XC लिख लिया 1 अपॉन ओमेगा, और एडिशनल कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने उसको C डैश रख लिया। अब यहाँ से C डैश की वैल्यू आपने निकाला तो आएगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर L, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर L। ठीक है, यहाँ से आपको C डैश एडिशनल कैपेसिटर की वैल्यू तो मिल जाएगी, लेकिन ये वो वैल्यू मिलेगा जो मतलब पूरा यहाँ पे ऐसा वैल्यू मिलेगा यहाँ से जिसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद, यानी कि अब ये नहीं C डैश आ जाएगा यहाँ पे कि उस चीज़ को यहाँ, लेकिन इन्होंने बोला है कि हमको केवल एडिशनल वाली वैल्यू चाहिए। तो यानी यहाँ पे जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ से हमारा रिजल्ट निकला 20 या हमारा यहाँ से रिजल्ट निकला 10, तो 10 में से क्या करना है आपको, 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो आपकी एडिशनल कैपेसिटर की वैल्यू आएगी। यानी यहाँ पे आपका रिजल्ट में जो भी आंसर आ रहा है, मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूँ, करूँगा नहीं पूरा सोल्व। ठीक है, बाकी आप लोग स्टूडेंट हो, प्रैक्टिस करोगे कर लोगे, जब नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना। भाई C डैश की यहाँ से जो भी वैल्यू निकले उस वैल्यू में से इस 2 माइक्रोफैरड को क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने के बाद जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि चलो हमारे पास 10 वैल्यू आया, कितना आया, 10 माइक्रोफैरड आया, तो हम एडिशनल कैपेसिटर यानी नेट कैपेसिटी की 10 होनी चाहिए इस पूरे सर्किट का, यानी इस पूरे सर्किट में जो टोटल कैपेसिटर होना चाहिए वो 10 माइक्रोफैरड का होना चाहिए।
2 माइक्रोफैरड ऑलरेडी लगा है, तो 8 माइक्रोफैरड और लगाना पड़ेगा। अब 8 माइक्रोफैरड सीरीज में तो लगा नहीं सकते, क्योंकि अगर सीरीज में लगा देंगे तो सीरीज का रूल कुछ और होता है, रिजल्टेंट हमारा 10 आएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में वो एडिशनल कैपेसिटर लगा देंगे। कितना बचा था, 8 माइक्रोफैरड, तो 8 माइक्रोफैरड हम ऐसे पैरेलल में लगा देंगे, तो ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको पूरा प्रोसीजर इस क्वेश्चन का समझा दिया कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सारी वैल्यूज हमने आपको बता दी, कहाँ से कैसे निकालना है, कहाँ लीड करेगा, कहाँ लैग करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दबा दो। देखो अब हमारे पास बच्चों सवाल दिया है कि इतना ईएमएफ यानी E इज इक्वल टू 100 sin 314t इज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर ऑफ 637 माइक्रोफैरड। ठीक है, कि दिस वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर 637 माइक्रोफैरड, देन फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस पावर, फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर एंड मैक्सिमम एनर्जी ऑफ कैपेसिटर या मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, जो हमारा कैपेसिटर उसमें कितना मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो रहा है। अब कैसे निकालेंगे भाई इंस्टेंटेनियस करंट। अब हमारे पास केवल यानी देखा जाए तो ये ऐसा सर्किट है जिसमें केवल कैपेसिटर लगा हुआ है, केवल कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पे वोल्टेज अप्लाइड है। तो कैपेसिटर के केस में हमारे पास यानी वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर जो होता है वो लैग करता है। क्या करता है, लैग करता है किससे, करंट से, और करंट हमारा लीड करता है, और भी कितना, VC लैग I बाई 90 डिग्री, बाई 90 डिग्री फेज एंगल। तो उस हिसाब से अगर करंट, ये वोल्टेज की इक्वेशन ये दे रखा है, तो अगर हम करंट की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब फाई की वैल्यू कितना वोल्टेज से लैग करता है, ये थ्योरी में आप लोगों को पता होगा, 90 डिग्री, तो हमने 90 लिख दिया। अब बात आई कि I0 कैसे निकालेंगे, तो I0 आप निकालो, इक्वेट करोगे V0 बाई एक्सिस से, V0 बाई एक्सिस से, बाकी यहाँ साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ भी 314 है तो वही रह जाएगा 314t प्लस 90 डिग्री। ठीक है, नया 90 डिग्री को आप π/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 90 डिग्री को π/2 भी लिख सकते हो। और XC इक्वेट करने के लिए सबको पता है कि XC बराबर हमारे पास क्या हो जाता है, 1/ωc। ओमेगा की वैल्यू आपके सामने 300 यहाँ से मौजूद है, ये ओमेगा की ही तो वैल्यू है 314। ठीक है, 80 की वैल्यू आपके सामने दे ही रखा है, तो ये सब वैल्यू इक्वेट करके हम इंस्टेंटेनियस करंट निकाल लेंगे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट निकाल लेंगे। तो जब इसमें सारा वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, कुछ तो आएगा ही ना, कुछ तो आएगा। ठीक है, शायद ये कुछ क्या बनेगा, वैल्यू रख लो यार, रख के निकाल लेना, कुछ आ जाएगा। खैर, इसके बाद अब हम पावर पे चलते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर की, हाउ टू इक्वेट इंस्टेंटेनियस पावर। तो पावर बराबर हमारा क्या होता है कि वोल्टेज इनटू करंट। तो आपके सामने वोल्टेज ये रहा कितना कि 100 साइन 314t, और यहाँ से जो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू आई है, यानी आई की जो वैल्यू यहाँ पे जो भी आई है, क्योंकि इस वैल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं, I0 लिखते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई ऐसे I0 साइन 314t प्लस π/2। इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पावर का भी जनरल इक्वेशन आ जाएगा। इससे आपके पावर का जनरल इक्वेशन साइन या कॉस के टर्म में आ जाएगा। तो मान लो यहाँ पे भाई पावर में यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा, उसके बाद आपके साथ साइन आएगा। अब साइन के अंदर भी कुछ वैल्यू मिलेगा और टाइम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो देखो साइन 90 प्लस थीटा है, तो साइन 90 प्लस थीटा को हम कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से कॉस थीटा भी अगर लिख लोगे तो ये पूरा थीटा के टर्म में आ जाएगा। हो सकता है कि 314 ही आ जाए, हो सकता है कुछ और वैल्यू हो जाए। तो रैंडमली चलो हम मान लेते हैं कि चलो यहाँ पे आ गया 628t, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आ गया, मान लेते हैं चलो ऐसे कुछ भी वैल्यू कि ऐसा कुछ आ गया कि पावर इज इक्वल टू 1000। इन सबको सिंप्लीफाई करने के बाद कि 1000 साइन, ये कुछ माना हुआ है, एज्यूम्ड है, मतलब ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, ये वैल्यू इतना आएगा, ये वैल्यू इतना आएगा कि नहीं, ये तो जब आप इसको सोल्व करोगे तब पता चलेगा। और सोल्व करना आप लोगों का काम है। ठीक है, टीचर का काम होता है आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर देना कि हाउ टू सोल्व सच क्वेश्चंस। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि v की वैल्यू यहाँ से पूरा उठा के रख देंगे, यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद i की वैल्यू यहाँ उठा के रख देंगे, फिर दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे आपको यहाँ पावर की भी एक इक्वेशन ही मिलेगी। पावर की क्या मिलेगी, एक इक्वेशन ही मिलेगी कुछ इसी तरीके से।
तो मान लेते हैं वो इक्वेशन कुछ ऐसा है, वो इसलिए क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर भी पूछा गया था। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमको ये ओमेगा पावर में जो हमारा ये टाइम के साथ वाली जो कोफिशिएंट मिलेगा, यही तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, यही तो ओमेगा की वैल्यू होगी। और इसी ओमेगा से यानी कि 2πf और यही 628 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी पावर वाली, यहाँ से आपको किसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, पावर वाली फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो इनको सोल्व करना, ये इक्वेशन लिखना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि इसको सोल्व करने के बाद कुछ ऐसा ही इक्वेशन आपके पास जनरेट होके आएगा, मिल के आएगा, निकल के आएगा। जब उसको आप सिंप्लीफाई करना है, जब फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है पावर की, तो इसमें साइन के साथ जो भी, यानी साइन के साथ जो ओमेगा टी का जो टर्म है, वहाँ से ओमेगा की वैल्यू लिख लेना और वहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आएगी पावर वाली, वो पावर की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फिर पूछा है कि मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कि इसमें अब हमारे पास कितना एनर्जी स्टोर होगा, अब इसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसको एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो है, तो आप लोग सिंप्लीफाई कर लेना। ये मैंने ऐसे ही रैंडम सा वैल्यू उठा के रख दिया है। ठीक है, तो अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में ये बचा, इसके लास्ट पार्ट में कि मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की मैक्सिमम एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो कैपेसिटर का मैक्सिमम एनर्जी निकालना है तो क्या होता है, हाफ CV² होता है। अब मैक्सिमम निकालना है तो हम मैक्सिमम वोल्टेज ले लेते हैं, नहीं मैक्सिमम एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ CV02। C की वैल्यू दे रखा है, V0 की वैल्यू यहाँ पे 100 दे रखा है, दोनों यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, यानी C की वैल्यू यहाँ से ले लिया, V0 की वैल्यू यहाँ पे 100 दे रखा है, यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आपको मैक्सिमम एनर्जी मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन बड़े आसान से होते हैं, एसी में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है उसकी गाइडलाइन यानी हिंट्स आपको प्रोवाइड कर दिए, बाकी कंप्लीट सोल्यूशन आपको करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब बच्चे हमारे पास क्वेश्चन एक दिया है, देयर आर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मैं पढ़ देता हूँ, लिखा है कि द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर है कि द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स एंड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ऑल्सो 100। यानी प्राइमरी कॉइल का टर्न दिया है 100 एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 100 and the input voltage and power are 220 volt and 1100 watt। इनपुट वोल्टेज यानी कि प्राइमरी का जो वोल्टेज है और प्राइमरी कॉइल का जो पावर है वो दे रखा है। कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, करंट इन द प्राइमरी कॉइल, वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, करंट इन सेकेंडरी कॉइल एंड पावर या आउटपुट पावर या पावर इन सेकेंडरी कॉइल। इतनी 5 चीज़ें हमसे पूछी हुई हैं और हमारे पास केवल 3-4 चीज़ें दिया हुआ है। क्या प्राइमरी कॉइल का टर्न दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया है, वोल्टेज दिया है, इनपुट वोल्टेज, इनपुट पावर दे रखा है। और पहला सवाल हमारा है कि सेकेंडरी कॉइल का टर्न बताओ। तो सेकेंडरी कॉइल का टर्न, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का रिलेशन है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बराबर NS/NP, यानी सेकेंडरी कॉइल का टर्न, प्राइमरी कॉइल का टर्न, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज, प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज, प्राइमरी कॉइल का करंट, सेकेंडरी कॉइल का करंट। तो इस इक्वेशन से ही हम लोग निकाल लेंगे। तो हमने कहा ये दोनों वैल्यू हम अगर निकाल लें यहाँ से, तो सेकेंडरी कॉइल का अगर हमको नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न निकालना है तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इनटू नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल आ जाएगा। R की वैल्यू हमारे पास 100 है और NP की वैल्यू हमारे पास 100 है, तो सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न यहाँ से हमारा 10,000 आ गया। दूसरा पूछा है करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो अब देखो, तो पावर इन प्राइमरी कॉइल का क्या होगा, वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, पावर बराबर VI होता है। तो यहाँ से करंट इन प्राइमरी कॉइल, यानी इससे ये हमारा पहला सोल्यूशन निकल आया। दूसरा सोल्यूशन हमारा, ये सोल्यूशन हमारा इससे निकल आएगा कि IP इज इक्वल टू क्या आ गया, VP इंटू पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाई वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। अब दोनों चीज़ें दे रखी है, देखो पावर दे रखा है 1100 और ये दिखा ऐसे लिख रखा है 1100 और पावर हो गया और ये है 220। ठीक, देखो यहाँ से ये काट दिया, 11 से काट देंगे 10 आ जाएगा, 11 से काट दोगे 2 आ जाएगा, इससे काट दोगे 5 आ जाएगा। यानी करंट इन प्राइमरी कॉइल कितना आ गया, 5 एम्पियर का आ गया। तो ये दूसरा आ गया। अब हमसे तीसरा पूछा है, ठीक है, कि वोल्टेज बताओ सेकेंडरी का, क्या वोल्टेज बताना है सेकेंडरी कॉइल का। तो फिर से हमने ले लिया यही वाला रिलेशन, ये और ये वैल्यू, कि जब सेकेंडरी का वोल्टेज निकालना है हमको तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मल्टीप्लाइड बाई प्राइमरी का वोल्टेज। तो सेकेंडरी कॉइल का जो वोल्टेज निकालना है, ये से इसको लिख लो या VS लिख लो, तो R इंटू VP हो जाएगा।
ठीक है। आर अभी हमारा 100 दिया है, अब वीपी भी हमारा नहीं, आर हमारा 100 है, अब वीपी हमारा 220 है, वीपी हमारा 220 है, तो 220 ये मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ई एस की वैल्यू आ गया। अब फिर यहाँ से पूछा है कि भैया अब ये बता दो कि वी एस भी आ गया, आई एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमने कहा ये भी हम लोग निकाल लेंगे, ये भी इसी हेल्प से निकाल लेंगे कि आई एस की वैल्यू अगर निकालनी है तो आई एस बराबर क्या हो जाएगा, प्राइमरी कॉइल का डिवाइडेड बाई ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो प्राइमरी कॉइल का करंट तो हमारे पास आ ही गया है 5 एम्पियर, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.05 आ गया। उसके बाद हमारे पास पावर इन सेकेंडरी कॉइल पूछा है, तो पावर इन सेकेंडरी कॉइल क्या हो गया कि भैया आई एस इंटू वी एस, आई एस इंटू वी एस। अब आई एस की वैल्यू हमारे पास आ ही गया है, आई एस ये रहा, आई एस की वैल्यू यहाँ से हमको मिल गया, ठीक है। अब वी एस की वैल्यू देखो यहाँ पे निकला हुआ है, इन दोनों को पकड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर आ जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मर का एक क्वेश्चन हो गया, बड़ा ही आसान होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल दिया है वो उसमें ये सब वैल्यूज़ हैं, सवाल मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि बड़े बड़े स्टेटमेंट होते हैं तो लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। दिया है कि द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज़ 200 टर्न्स, द प्राइमरी of a transformer has 200 turns and the secondary has 1000 turns. If the power output from the secondary at 1000 volt is 9 kilowatt, 9 kilowatt मतलब 9000, ठीक है, watt, then calculate the primary voltage, primary voltage. दूसरा पूछा है कि heat loss in the primary coil, heat loss in the primary coil of resistance 0.2 ohm and the efficiency of the transformer is 90%। एफिशिएंसी इसका दे रखा है 90%। अब तो भैया हमने कहा ये सब कुछ दे रखा है, भैया कैसे निकाला जाए। तो एक चीज़ हम लोगों को तो पता ही है कि जो पावर होता है वो क्या होना चाहिए। अगर एक आइडियल ट्रांसफार्मर की जब हम बात करते हैं तो पावर को हम लोग बराबर ले लेते हैं। यहाँ पे चलो हमारे पास क्या दे दिया है, नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल दे रखा है, नंबर इन सेकेंडरी कॉइल दे रखा है, वोल्टेज सेकेंडरी का दे रखा है, अब पावर वोल्टेज हमारा प्राइमरी का पूछा है। तो यहाँ से हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फार्मूला लगा सकते हैं कि आर बराबर एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी, ठीक है। तो यहाँ से वी पी की वैल्यू हम क्रॉस मल्टीप्लाई से निकाल सकते हैं। यहाँ से वी पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा और ये इधर ये डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा वी एस इंटू एन पी डिवाइडेड बाई एन एस। सिंप्लीफाई कर लो, वी एस की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है 1000 वोल्ट दे रखा है, तो 1000 रख लिया। एन पी की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है 200 दे रखा है, 200 रख लिया। डिवाइडेड बाई एन एस की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है 1000 दे रखा है, 1000 हमने रख लिया। देखो सिंप्लीफाई कर लिया तो वोल्टेज प्राइमरी कॉइल का कितना आ गया 200 वोल्ट आ गया, कितना आ गया 200 वोल्ट आ गया। तो हमारा प्राइमरी का वोल्टेज मिल गया, प्राइमरी का वोल्टेज मिल गया। अब हमारे सामने क्वेश्चन में जो दूसरा पार्ट पूछा है वो पूछा हीट लॉस। अच्छा हाँ, यहीं लिखा हुआ है हीट लॉस इन प्राइमरी कॉइल जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है। तो हमारे हीट का फार्मूला क्या होता है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो भैया अब आई की वैल्यू प्राइमरी कॉइल का है तो नहीं, प्राइमरी का करंट हमको निकालना पड़ेगा। अब प्राइमरी का करंट अब हम निकालेंगे कैसे, प्राइमरी का करंट अब हम निकालेंगे कैसे, जबकि इफिशियंसी दे रखा है कि 90% है, एफिशिएंसी दे रखा है कि 90% है। अब जब एफिशिएंसी भी हमारे पास दे रखा है, हीट की फार्मूला ये हो गया, तो नहीं आईपी की वैल्यू यानी प्राइमरी कॉइल का करंट तो हमको निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे इसको समझ लेते हैं। तो एफिशिएंसी हमारे पास क्या होता है पावर आउटपुट बटे में पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाई 100। तो एफिशिएंसी हमको मिल जाता है परसेंटेज में, और ये दे रखा है 90, तो हमने रख दिया यहाँ पे 90। पावर आउटपुट हमारे पास कितना दे रखा है, आउटपुट का मतलब ये सेकेंडरी वाले जो रिजल्ट होते हैं ये हमारे आउटपुट वाले होते हैं, और जो प्राइमरी वाले होते हैं वो हमारे इनपुट रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा पावर दे रखा है 9000, हमने रख दिया कि 9000 डिवाइडेड बाई पावर इनपुट, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 100। पावर इनपुट निकाल लो भाई यहाँ से, तो पावर इनपुट बराबर कितना आ जाएगा, तो 9000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90। इससे इसको काट दिया, कितना आ गया कि 1 0 से 1 0 कट गया 100, ठीक, 9 से 9, तो हमारे पास आ गया 10,000। कितना आ गया 10,000 आ गया इनपुट पावर। अब इनपुट पावर का फॉर्मूला, पावर बराबर क्या होता है इनपुट है ये, तो इसका मतलब
कि वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल इनटू करंट इन प्राइमरी कॉइल, पावर इज इक्वल टू VI। अब आई ये निकालना है वैल्यू, तो करंट इन प्राइमरी कॉइल यानी इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी का वोल्टेज। अब इनपुट पावर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10,000 डिवाइडेड बाई वोल्टेज ऑफ प्राइमरी हमारे पास कितना है 200 है, तो हमने 200 रख लिया। एक जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ से इसको काट दिया, कितना आ गया 50, यानी प्राइमरी कॉइल का करंट कितना आ गया 50 आ गया। अब यहाँ करेंगे हीट निकालना था, हीट लॉस, तो हमने रख दिया 50 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.2, तो 50 इंटू 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, एक डेसिमल एक जीरो कैंसिल, भाई इसको इससे गुणा किया, भाई 5 5 जा 25, 25 टू जा 50 आ गया, और एक जीरो ये भी है, तो एक यहाँ से जीरो आ गया, यानी कितना हीट लॉस हो रहा है, तो इतना जूल हमारा एनर्जी लॉस हो रहा है प्राइमरी कॉइल के रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रोसीजर था। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बोर्ड के बता दिए। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। कल हम लोग बोर्ड के कॉन्सेप्ट से करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले क्वेश्चंस कल हम लोग करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।